सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास 12 2021 का सप्लीमेंट्री एग्जाम का सॉल्यूशन। यानी इस साल जो आपके अगस्त या सितंबर के आसपास जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था वो आपका प्योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम था, जिसमें 35 क्वेश्चन आए थे। उसमें से हमारा टर्म 1 का जो सिलेबस होगा हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस साल सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछे गए थे। स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन था कि द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन एसआई मेथड इज। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था? एप्सिलॉन नॉट का एसआई मेथड यानी एसआई मेथड से पूछा गया था। और एप्सिलॉन नॉट होता है क्या हमारा? ये होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो हम इसको क्या तुम कैलकुलेट भी कर सकते थे। कैसे कैलकुलेट करते हैं? एफ का फॉर्मूला यूज करके। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, अगर Q1 Q2 इक्वल है तो। यानी अब यहाँ पर सारे अगर यूनिट सबका यूनिट रखो तो आप चाहे तो लिख सकते थे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एफ क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहां से वैल्यू पुट करते हैं तो फोर्स का हो जाता हमारा न्यूटन, ऊपर चार्ज का होता कूलम का स्क्वायर, और रेडियस लेंथ का क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाता है हमारा एप्सिलॉन नॉट का? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी यहां से करेक्ट ऑप्शन होता हमारा ऑप्शन नंबर 2। आते क्वेश्चन सेकंड में। क्वेश्चन में सेकंड था कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी स्थिर वैद्युतिकी के गॉस नियम के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो गॉस लॉ क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा, ठीक है, उसको डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो हमसे क्या निकल के आएगा? हमसे हमारे पास निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? ऑप्शन जो सही है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये बार बार फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस बार भी आने का चांस है फिर से। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? नेगेटिव ऑफ डीवी अपॉन डीएक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बार बार लोग यहाँ कंफ्यूजन करते हैं, तो यहाँ माइनस साइन भी आता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही होता है यहाँ से। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। लिख रहा है फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशंस इज रॉन्ग। ठीक है, हमें यहाँ पर किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हमसे कह रहा था बताओ इनमें से कौन सा रिलेशन है जो कि क्या है? रॉन्ग है, यानी गलत हमसे पूछा गया, कौन इनमें से गलत है। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या होता है? यू का। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला मैंने 3 फॉर्मूला बताया था जब हमने इस चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन किया था। तो एक तो मैंने बताया था, पहला होता है हाफ CV स्क्वायर, ठीक, एक होता है हाफ QV, ठीक, और एक क्या होता है? एक होता है हमारा Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले होते हैं। तो इनमें से कौन नहीं होगा? हमसे पूछा गया कौन नहीं होगा, तो कौन नहीं होगा वो हो जाएगा हाफ CV। ठीक है, हाफ CV नहीं होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। तो ये हमारा रॉन्ग एक्सप्रेशन है। फिर क्वेश्चन 5 था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, देखो मैंने जब मैंने रिवीजन कराया था चैप्टर का, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाना सभी का। आपके मॉडल पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें डायमेंशनल फॉर्मूला का पूछा गया हो क्वेश्चन। ठीक है, नहीं है, नहीं, लेकिन जब मैं रिवीजन करा रहा हूं तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस चीज का याद रखना, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है। जैसे ये पूछा गया था कैपेसिटेंस का, हमसे पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो अब देखो इसे याद तो आप रख पाओगे नहीं, तो क्या है? बेसिक चीज याद रखना। जैसे C इक्वल टू होता है Q/B, V हो गया पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्या होता है? वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से इसको लिख सकते थे Q/W/Q, ये Q चल जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा? Q स्क्वायर बाई W। ठीक है, C हो गया Q स्क्वायर बाई W। अच्छा, Q होता है चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? 80, तो हो जाएगा 80 का स्क्वायर। ठीक, वर्क डन का आपको पता होना चाहिए, बेसिक जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी है उसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे वर्क, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो वर्क का क्या होता है? वर्क का होता है हमारा mL2T-2।
ठीक है, अब सबको ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, m नीचे था प्लस, तो ऊपर हो जाएगा माइनस m-1, ऊपर जाके हो जाएगा l-2, t था ऊपर जाके हो जाएगा t2, और साथ में क्या था a स्क्वायर t स्क्वायर हमारे पास है पहले से, यानी यहां से हमारा जो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो बन जाएगा m-1 l-2, t देखो 4 हो जाएगा और a 2 हो जाएगा। ठीक है, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का सही तरीका। ठीक है, तो देखो यहां से हमारा करेक्ट ऑप्शन होता वो होता हमारा ऑप्शन नंबर 3। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज हम जब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उसमें ऐसे 4 स्टेन्स लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, तो जब हम ये चीज पढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, तो अब बताओ इसका यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, बीच में लगा होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसका एक एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन आपने कहाँ पढ़ा है इस व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे जो हमारा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है उसे हम कहते हैं मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब बताओ मीटर ब्रिज है वो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का हम यूज कहाँ करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज का हम यूज करते थे। ठीक है, जो हमारा मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है, और मीटर ब्रिज का हम यूज करते हैं टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर 2 ओम 4 ओम एंड 4 ओम। ठीक है, हमसे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया था। तो देखो कैसा लगा था, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस लगे हुए किस में, आपस में पैरेलल में है। देखो कैसे, एक 2 ओम का है, फिर 4 ओम है, और फिर से 4 ओम है। ठीक है, ये सभी पैरेलल में है, तो हमसे पूछा गया था इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है 1/Rp, यानी पैरेलल में इक्वल टू था 1/R1, मतलब 1/2 प्लस 1/R2 होता है, यानी R2 यहाँ 4 हो गया, और रेजिस्टेंस 3 क्या है, यहाँ भी 4 हो गया। सभी का एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 4, ऊपर सॉल्व करके तो आ जाएगा 2 + 1 + 1, ये हो जाएगा 4/4, कैंसल आउट हो कितना आ गया 1, यानी यहां से पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन होता वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होता। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग डिपेंडेज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ओम्स लॉ इज ओबेड। ठीक है, यानी ओम्स लॉ ओबे करता है, तो कह रहा है बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपस में कौन सा रिलेशन होता है, क्या सा रिलेशन होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Vd का फॉर्मूला क्या होता है, Vd और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो इसका मैंने बताया था, पूरा प्रूफ भी बताया हुआ ना कि कैसे, अगर आपको नहीं याद है तो आप एग्जाम में कैसे कर सकते हो। तो मैंने तो मुझसे बताया था, आप चाहे तो J = सिग्मा ई से कर लो। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो, या फिर आपको पता है कि I = क्या होता है, NEAVD। ठीक है, करंट क्या होता है, करंट होता है हमारा, ठीक है, करंट का कैसे, करंट को आप लिख सकते हो, करंट डेंसिटी के फॉर्म में आप क्या लिखते हैं, यानी यहां से लिखते हैं I/A = NEVD लिख सकते हो, और I/A क्या होता है, ये होता है हमारा करंट डेंसिटी। ठीक है, I/A क्या होता है हमारा, ये होता है करंट डेंसिटी, यानी ये होता है J = NEVD, और अभी मैंने क्या बताया, J = क्या होता है सिग्मा ई, तो सिग्मा = क्या हो गया NEVD। ठीक है, तो यहाँ देखो कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली, यानी Vd है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस तरह का और फॉर्मूला याद रखो, अगर आप चाहो तो फॉर्मूला ये भी दे सकते हो कि Vd = क्या होता है। ठीक है, आप ये फॉर्मूला याद रखो, चाहे फिर दूसरा एक और फॉर्मूला होता है, चाहे तो आप वो भी याद रख सकते हो। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता, वो होता हमारा कुछ इस टाइप से, इनटू टाउ।
ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा ये भी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जहाँ टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है हमें। आते क्वेश्चन नंबर 9 में लिख रहा है फॉर ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द रिलेशन बिटवीन डिफ्लेक्शन थीटा एंड फ्लोइंग करंट आई इज। ठीक है, यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमारा जो डिफ्लेक्शन होता है और जो करंट होता है उसका आपस में कैसे रिलेशन होता है, यानी अब जब आप करंट बढ़ाओगे तो जिसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कैसा होता है। तो देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिर से। तो ये कैसे डिपेंड करता है, हमारा जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिफ्लेक्शन के होता है। ठीक है, ये याद रखना, जितना ज्यादा आप करंट फ्लो करोगे उसमें उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, यानी उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। ठीक है, यानी यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका कैसे याद रखते हैं, ये होता है हमारा टॉर्क ना, इसको लिखते हैं NIAB। NIAB इज इक्वल टू होता है C थीटा। ठीक है, C को कहते हैं हम टॉर्शनल कांस्टेंट। तो यहाँ देखो जो हमारा करंट I है वो थीटा पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2। आते क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R कैरिंग ए करंट I एट द सेंटर। ठीक है, यानी एक मेरे पास लूप है जिसका रेडियस है R और हमसे पूछा बताओ इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अगर इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो अगर I है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है एट सेंटर ऑफ ए कॉइल, ये होता है हमारा म्यू नॉट I बाई 2R। ठीक है, ये तो सिंपल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, यानी करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। अब आते क्वेश्चन 11 में, करेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द करंट एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चों ने गलत करके आए थे। ठीक है, देखो ध्यान दिया है, वो हमसे इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो हमसे कह रहा है ओनली ए करंट एलिमेंट, यानी क्या एक धारा का अल्पांश है ना, छोटा सा है। तो वो किसके, वो फॉर्मूला याद है आपको, कुछ कैसे फॉर्मूला था, थीटा है, करंट I फ्लो कर रहा है और अगर ये लेंथ dl है तो r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था। तो हमारा जो फॉर्मूला था B का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। ठीक है, यानी जब अगर हमें क्या गिवन हो, एक एलिमेंट दिया हो, तब मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिपेंड करता है R पे, R स्क्वायर के फॉर्म में, यानी B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। ठीक है, करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण, इसलिए से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ठीक है, 3 हमारा आंसर सही नहीं था, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ए प्रोटॉन इंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला विथ वेलोसिटी 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द फील्ड। कह रहा है कि एक प्रोटॉन है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी 10 टेस्ला गिवन है, उसके अंदर वो इंटर कर रहा है 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और जो उसमें जो उसकी वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे है, राइट एंगल है। ठीक है, तो पूछा बताओ उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q × V क्रॉस B। ठीक, दोनों अगर राइट एंगल है तो हो जाएगा QVB, क्योंकि थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1। अब क्या करना था, सिंपल सा यहाँ पर वैल्यू पुट करना था। तो प्रोटॉन पर चार्ज गिवन था 1.6 × 10⁻⁻19, वेलोसिटी गिवन था मुझे 2 × 10⁻⁷, और मैग्नेटिक फील्ड था 10 टेस्ला। सॉल्व करते तो कितना आता है, सॉल्व करने पर आता है इसकी वैल्यू आती है 3.2 × 10⁻11 न्यूटन। ठीक है, और करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज द मेजर ऑफ। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी कॉइल का क्या बताता है। ठीक है, जिसे हम L से नोट करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस L, ये क्या मेजर करता है। तो जैसे हमने पढ़ा है F = ma, m क्या होता है, वहां पर इनर्सिया होता है। ठीक है, वो इनर्सिया किसका होता है, मास का इनर्सिया होता है। तो वहां पर हम कहते हैं इनर्सिया ना, किसी बॉडी की इनर्सिया कितनी होगी। तो यहाँ पे जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो क्या करता है, वो
उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, यानी वो विद्युत्व का जड़त्व है। ठीक है, हमारा सेल्फ इंडक्टेंस करेक्ट, यानी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आपको जल्दी बुक में भी नहीं मिलेगा ये चीजें। अब आते क्वेश्चन 14, हमसे पूछा गया था कि क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन ए ट्रांसफार्मर, यानी एक हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या चेंज नहीं होता है। तो हमने पता था कि ठीक है, अगर स्टेप अप स्टेप डाउन हमने पढ़ा है, स्टेप अप में क्या होता था, स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ता था तो करंट घटता था। ठीक है, और स्टेप डाउन में वोल्टेज घटता था तो करंट बढ़ता था। तो वोल्टेज और करंट में तो चेंज होता था, क्या चेंज नहीं होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती ना, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मतलब क्या है कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 2 है इनपुट की, ठीक है, इनपुट की फ्रीक्वेंसी अगर 2 है तो आउटपुट की मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, आउटपुट की भी फ्रीक्वेंसी मुझे कितनी मिलेगी, 2 ही मिलेगी। ठीक है, यानी इनपुट और आउटपुट का फ्रीक्वेंसी क्या था, सेम था। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम, मतलब आवृत्ति दोनों की क्या है, सेम होती थी। ठीक है, इनपुट और आउटपुट दोनों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन में 15, द वर्किंग ऑफ ए जनरेटर इज बेस्ड ऑन। ठीक है, जो जनरेटर होता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ठीक है, कौन सा जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो किस पे बेस्ड है, तो ये हमारा बेस्ड होता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है, इसका एक बहुत ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगर पूछा जाए कि यूज कहाँ होता है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा जनरेटर, ट्रांसफार्मर, डायनेमो, ठीक है, मोटर, सब में किसका यूज होता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। हेलो, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग। ठीक है, अगर किसी कॉइल है और जो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो अगर उसमें कोई करंट इंड्यूस होता है तो उसका डायरेक्शन हम किस रूल के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपने जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चैप्टर किया होगा या फिर हमने जब EMI चैप्टर किया होगा उसका MCQ किया था, तो मैंने वहां बताया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन वहां क्या था, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही था, यानी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। अब इसमें और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि लेफ्ट हैंड का रूल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम यूज करते हैं टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स यानी अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है विद वेलोसिटी v, तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसका वो हम किस रूल से निकालेंगे, वो हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सोलेनॉइड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स हैव देयर लेंथ एंड रेडियाई आर इन द सेम रेशियो। कहे दो सोलेनॉइड हैं, उनका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो इक्वल है। ठीक है, इसमें जो कुंडलों की समान फेरे हैं, ठीक है, और उनका लेंथ और उनका रेडियस का रेशियो दोनों सेम है, और कितना है 1:2। इसकी लंबाई और त्रिज्या की लंबाई का अनुपात कितना है 1:2 है। तो कह रहा है उनका सेल्फ इंडक्टेंस का रेशियो बताओ, यानी उनके स्व प्रेरकत्व का अनुपात कितना होगा। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया था कि इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिया हुआ था। जब टोटल नंबर टर्न्स दिया होता है तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर इंटू A/L। ठीक है, जब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हो तो हमसे इस पे क्वेश्चन पूछ गया था, हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ था। तो यहां देखोगे तो हमारा जो इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट N स्क्वायर, एक लिख सकते हैं हम पाई R स्क्वायर बाई L। ठीक है, अब यहाँ नहीं इंडक्टेंस को लिख सकते थे, ये किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा R स्क्वायर बाई L के, क्योंकि टोटल नंबर टर्न्स क्या है, दोनों में इक्वल है, वो तो कांस्टेंट हो गया। यानी यहां से लिख सकते हैं कि L1 बाई L2 का रेशियो कितना होता, R1 स्क्वायर बाई L1 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर बाई L2। इसको लिख सकते हैं आप R1 बाई R2 का होल स्क्वायर इंटू L2 बाई L1। अब क्या करना था, यहाँ पर सिंपल था, वैल्यू पुट करना था कि रेडियस का रेशियो कितना था 1:2, यानी 1/2 का होल स्क्वायर इंटू लेंथ का भी सेम रेशियो है, तो रेशियो क्या हो गया L2 बाई L1 हो गया, तो रेशियो भी उल्टा हो जाएगा 2:1।
बाकी क्या था, आपको सॉल्व करो तो हो जाएगा 1/4 इंटू 2/1, कितना आ गया 1:2, कितना आ गया 1:2, यानी L1/L2 करे तो कितना आ गया 1:2। ठीक है, ये होता हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होता। ठीक है, 2 सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो था झारखंड बोर्ड 2021 का सप्लीमेंट्री एग्जाम का पेपर और उसका डिटेल सॉल्यूशन, जो कि इस बार पूछा गया था एग्जाम में। एग्जाम में टोटल 35 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 17 क्वेश्चन आपके टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आए थे। ठीक है, बाकी आपका टर्म 2 के सिलेबस से पूछे गए। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना। अब बाकी हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप उसे लाइक करना। और बाकी इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो कहाँ मिलता है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लो। और भी बाकी आपको बहुत सारे अपडेट्स झारखंड बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड और भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं हम जल्द